यूनिट नंबर 2 है काइनामेटिक्स। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले मेन हेडिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये हमने नहीं लिखनी है, इसको कट कर दें। तो सब हेडिंग आएगी हमारे पास स्केलर्स की। अब स्केलर्स में हमने 3 हेडिंग्स लेनी है, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड एंड एग्जाम्पल। अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई हैं, उनमें से कई क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड अभी बताते हैं क्या है, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखें वेक्टर्स में जो कि नीचे हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड क्या चीज है वो मैग्नीट्यूड की हेडिंग में देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? ए स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड से इनकी वजाहत हो जाती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है स्केलर्स की, और ये दास से लेके ईटीसी तक। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं। जिस तरह हम लेंथ मेजर करते हैं, हम कहते हैं 20 मीटर जो है उसकी लेंथ आ गई, तो हमने 20 भी लिखा और मीटर भी साथ लिखा। 20 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है वो उसके साथ यूनिट लगा हुआ है। तो ये ओवरऑल जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसी तरह अगर हमने टाइम नोट करना है, हमने कहा 20 मिनट है या चलें 44 मिनट है, तो 44 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मिनट जो है हमारे पास ये यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं। तो मैग्नीट्यूड में क्या हमने लिखना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अप्रोप्रिएट यूनिट का मतलब मुनासिब यूनिट। ये नहीं है कि हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो हम मीटर साथ लिखते जा रहे हैं, सेकंड या आवर्स ही आएंगे उसके साथ या मिनट आएंगे। सच एस एग्जाम्पल दी है उसने 2.5 kg 40 सेकेंड 1.8 मीटर ईटीसी। तो कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये वाली जरूरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स की हेडिंग आएंगी। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वजाहत करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से की जरूरत है और डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। और इनकी एग्जांपल है हमारे पास लेंथ। जब लेंथ हम मेजर करते हैं तो मीटर रूल की मदद से मेजर कर लेते हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि टेबल की लेंथ 20 मीटर है और साथ कहते हैं ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, ऐसा कोई जिक्र नहीं करते, डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं। इसी तरह टाइम है, टाइम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं 30 मिनट टाइम है हमारे पास, तो डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल्स है हमारे पास स्केलर की। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी एंड सो ऑन, और बहुत सी हैं। इनमें से कम 3 जो है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारे पास वेक्टर्स की है। स्केलर में 3 सब हेडिंग्स थी, डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड एंड एग्जाम्पल। अब इधर आते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स में सबसे पहली सब हेडिंग डेफिनेशन। A vector quantity is described completely by magnitude and direction। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, वो क्वांटिटीज जो होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारे पास एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से लेके ईटीसी तक। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी। ये जितने भी लिखे हुए वेक्टर क्वांटिटीज, वेलोसिटी भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे इसी चैप्टर में ही हमने पढ़ना है, फोर्स जो है वो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, मोमेंटम भी थर्ड चैप्टर में, और टॉर्क जो है वो आगे 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो हैं ये हमने आगे डिस्कस करने हैं, तो डेफिनेशन इसकी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल एक्सप्लेनेशन की तरफ आए। वेक्टर की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अभी हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, इसी को ही हम एक्सप्लेन करने लगे हैं यहाँ पे।
दो टेबल्स ए और बी, दो डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं। ये दोनों टेबल हमने बनानी है। ऊपर वाली टेबल में F1 और F2 फोर्स जो है वो एक ही साइड में लग रही है। नीचे वाली टेबल में F1 राइट की तरफ और F2 लेफ्ट की तरफ लग रही है। अब अगर किसी टेबल के ऊपर फर्ज करें 10 न्यूटन और 12 न्यूटन की फोर्सेस लग रही हैं। फर्ज कर लेते हैं F1 10 न्यूटन है और F2 12 न्यूटन है। तो ये किसी टेबल पे फोर्सेस लग रही हैं। तो अगर हम किसी को कह दें कि टेबल पे जो है वो 10 और 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो वो कभी भी बता नहीं सकेगा कि वो टेबल राइट साइड को जाएगी या लेफ्ट साइड को जाएगी, या टेबल जो है वो मूव करेगी किस डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर लग रही है किसी टेबल पे, तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि राइट को लग रही है या लेफ्ट को लग रही है, तब तक हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि वो टेबल किस तरफ को मूव करके जाएगी। जिस तरह ए डायग्राम में दोनों फोर्सेस राइट साइड में लग रही हैं, तो इसका मतलब है ये टेबल राइट को ही मूव करके जाएगी। बी डायग्राम में देखें तो एक राइट में लग रही है, एक लेफ्ट में लग रही है। अब दोनों की मैग्नीट्यूड चेक करें। अगर F1 10 थी और F2 जो है हमारे पास 12 थी, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस तरफ को वो मूव करके चली जाएगी। तो इसका मतलब है टेबल जो है वो लेफ्ट साइड को चली जाएगी। 10 10 को कैंसिल हो कर देगा, तो 2 न्यूटन से जो है वो टेबल लेफ्ट को चली जाएगी। तो ओवरऑल ये बताने का मकसद ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब तक हम इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम नहीं बता सकते कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड को मूव करेगा। इसी तरह अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके साथ टेबल ए बी दोनों डायग्राम जो है ये हमने ड्रॉ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमारे पास हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप बुक में देखेंगे 34 पेज में टॉप पे हेडिंग डली हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। स्क्रीन में शो नहीं हो रहा लेकिन आपकी बुक में मौजूद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स की हेडिंग में ही आगे चल रहा है। वेक्टर्स में हमने डेफिनेशन की, उसके बाद हमने एग्जांपल की, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आपने सब हेडिंग डाली है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड पैराग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हम? वो कहता है कि किसी भी वेक्टर को डिफर करने के लिए स्केलर से हम उसको या तो किसी उसका जो सिंबल होता है उसको या तो किसी बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या उस लेटर के ऊपर बार लगा देते हैं, या फिर उसके ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं। जैसा कि आपको इस पैराग्राफ में नजर आ रहा है, एफ जो है वो बोल्ड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। या एफ के ऊपर थर्ड लाइन में एंड में लिखा हुआ है एफ के ऊपर एक बार लगाया हुआ है, तो बार लगाने का मतलब फोर्स इससे वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह नीचे लास्ट लाइन में देखें तो एफ के ऊपर एरो लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ए के ऊपर एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब है ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी डिस्प्लेसमेंट है, उसके ऊपर एरो लगाया हुआ है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी भी सिंबल के ऊपर एरो लगाओ या बार लगाओ या वो सिंबल बोल्ड करके लिखा हो, तो इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये साइड में 2.12 2.14 डायग्राम जो है ये आपने ड्रॉ करनी है। 2.14 डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उसके एक एंड में एरो लगा देते हैं, तो वो वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे उसने ए बी एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि वी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, बी पे एरो लगा दिया जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन सेगमेंट के एक एंड में एरो लगाया जाता है ताकि वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्केलर्स और वेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।